Hello everyone, welcome to Dala Education Group and Photon Foundation. स्टूडेंट्स, मेजर भरत सिंह आपके लिए स्पेशली डाला एजुकेशन की तरफ से स्पेशली एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स जो अब एनडीए के अंदर इस अटेम्प्ट में अपीयर होना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए ये क्रैश कोर्स है जो अप टू 12 अप्रैल तक हमारा ये बैच चलेगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के जो पोर्शन हैं सभी की क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी, उनकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी और सभी की लाइव एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी और टेस्ट सीरीज भी दोनों तरीके से चलेगी विद सॉल्यूशन। तो जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल कीजिए और अपनी क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए, अपीयर होइए उसके अंदर। और जितना जल्दी आप अपीयर होंगे बेनिफिशियल है आपके लिए, उतना ही जल्दी हम इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, वो बच्चे जल्दी से जल्दी एनरोल करें। साथ ही नेक्स्ट जो बैच है हमारा वो 1 मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एनडीए का एग्ज़ाम होगा उसके लिए, और उसमें जो ऑफलाइन क्लासेस आपकी होंगी उसके लिए स्पेशली आपको बता रहा हूँ मैं कि जो उसका लोकेशन होगी जहाँ पे क्लासेस होंगी वो फोटोन फाउंडेशन के कैंपस में होंगी, जिसका एड्रेस आपको यहाँ आपकी स्लाइड में नज़र आ ही रहा होगा। इस एड्रेस के ऊपर आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस दोनों तरीके से होंगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर होंगी, प्लस टेस्ट सीरीज भी होगी विद सॉल्यूशन। दोनों तरह की टेस्ट सीरीज होगी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी होगी और मॉक टेस्ट सीरीज भी होगी 1 मंथ की। तो जल्दी से जल्दी इसके लिए भी आप अपना एनरोल कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप मिस कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके आप अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रांच हमारी वही है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसी ब्रांच में नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट 2 लेक्चर्स के हमने स्ट्रेट लाइन किया था और कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था कार्टेशियन प्लेन का। आज हम करेंगे सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ज़्यादा लेंथी है नहीं, तो एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें समझाएं इसकी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आज आप लेक्चर के बाद करेंगे, कल इसका डाउट भी लेंगे हम। आज स्ट्रेट लाइन के डाउट भी लेंगे, ठीक है। पहले लेक्चर सर्कल पे आते हैं बेटा। मैं वहीं से कनेक्ट करूंगा जहां से मैंने लास्ट डे छोड़ा था आपका चैप्टर, वहीं से कनेक्ट करता हूं। लास्ट डे हमारा लास्ट टॉपिक था लोकस। लोकस से ही मैं स्टार्ट करता हूं कि एक सर्कल होता क्या है। वैसे तो 9th क्लास से बच्चा इसके डेफिनेशन पढ़ता है, बट अगर मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस कंडीशंस के अंदर एक 12th क्लास के बच्चे से मैं ये पूछता हूँ कि एक सर्कल की डेफिनेशन क्या है, तो वो आप लोकस के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन देंगे, ताकि मैं उसका लोकस, उसकी इक्वेशन बना सकूं। 10th तक आप सिर्फ सर्कल के बारे में क्या पढ़ते हो उसका भी यूज आपको करना है। तो मैं पहले 10th के जो जो रिजल्ट मेरे यूज होने हैं मैं उन रिजल्ट्स को यहाँ पे लिख देता हूँ। 10th क्लास के जो रिजल्ट्स हैं, 9th क्लास के जो रिजल्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, सारे के सारे हमें यूज करने हैं। सबसे पहले एक सर्कल का सेंटर रेडियस तो सब लोगों को पता है, टेंजेंट की कंडीशन 10th क्लास की और 9th क्लास के एंगल के, ये चीजें हमें यूज करनी। सबसे पहले मैं 9th क्लास से एंगल के अंदर कि कोई भी आर्क है एक सर्कल की, उस आर्क पे आप जितने भी एंगल बनाओगे, एंगल ऑन सेम आर्क सभी क्या होंगे, सेम होंगे, सबकी मेजरमेंट सेम होगी। अगर एक सेम आर्क एक एंगल सेंटर पे बनाए सर्कल के और एक सरकमफ्रेंस पे बनाए, तो सेंटर वाला एंगल सरकमफ्रेंस वाले एंगल का ट्वाइस होता है, डबल होता है। किसी सर्कल में सेंटर से अगर किसी कोड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो उस कोड को बाइसेक्ट भी करेगा। सेंटर से अगर किसी कोड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो उस कोड को बाइसेक्ट भी करेगा। किसी भी सर्कल के अंदर तो सेम लेंथ की कोड अगर आपके पास है तो वे सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बेसिक बेसिक बातें 9th क्लास की, ठीक है। इनका हमें यूज करना पड़ सकता है कहीं भी। नेक्स्ट, 10th क्लास से टेंजेंट के रिजल्ट थे हमारे
कि एक सर्कल है, एक उसका टेंजेंट है, तो सेंटर से अगर रेडियस टेंजेंट वाली डालोगे तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑलवेज। टेंजेंट हमेशा रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो दोनों की लेंथ क्या होती है, एक ही पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दो, तो दोनों की लेंथ क्या आएगी हमारी, इक्वल आएगी। एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों की लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। टेंजेंट होता है क्या है, अ लाइन विच टचेस द कर्व एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। और ये टेंजेंट जो होता है, इनके बीच जो एंगल होता है वो सेंटर पे ये जो टेंजेंट एंगल बनाते हैं, ये इसका सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हो, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। अब कुछ मेन रिजल्ट्स हैं बेटा जिनका यूज हम कर लेते हैं। आपको नॉर्मली 10th क्लास में ये पढ़ाए नहीं जाते, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगर किसी सर्कल का एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, ये टेंजेंट है आपके सर्कल का और एक मैं सीकेंट ले लेता हूँ, ये मैंने सीकेंट ले ली। एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, पी ए टेंजेंट है एंड पी बी सी एक सीकेंट है। एक टेंजेंट और एक सीकेंट अगर आपके पास है तो टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी बी इंटू पी सी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका नॉर्मली 10th क्लास में नहीं पढ़ाते, एनसीईआरटी के अंदर ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में आपके पास। एक और रिजल्ट होता है हमारे पास, एक टेंजेंट और एक सीकेंट अगर है, ये टेंजेंट है ये सीकेंट है, तो अगर टच पॉइंट के साथ इसको मिलाओगे तो ये वाला जो एंगल होता है ये इस एंगल के इक्वल होता है, और ये वाला जो एंगल है वो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इनका यूज हमें करना पड़ सकता। अब हम आते हैं वापस अपने सर्कल पे। मेन वर्क क्या है सर्कल में, आप 10th क्लास तक सीकेंट, टेंजेंट और इनकी प्रॉपर्टीज, सर्कल की प्रॉपर्टी, कोड की, आर्क की, इनकी प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी। तो हमने कहां से स्टार्ट किया था, लोकस से। लोकस भी क्या देता है हमारे को, एक इक्वेशन ही देता है उस कर्व की, उस पाथ की। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन from at a fixed distance from a fixed point। इसी से हमारी इक्वेशन बनेगी। उसके बाद हम इक्वेशन को ओपन करके उसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे और फिर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें किस किस चीज़ की नीड है वो देखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है कि डेफिनेशन क्या है एक सर्कल की, लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट एक 2D सरफेस के अंदर मूव करेगा, किस तरीके से मूव करेगा, फिक्स डिस्टेंस पे मूव करेगा फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। आप कोई भी फिक्स पॉइंट ले लीजिए, लेट मैंने कोई फिक्स पॉइंट लिया है x1 y1। इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस, आप कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस ले लीजिए, मैंने क्या लिया है r। तो एक फिक्स पॉइंट से x1 y1 से एक फिक्स डिस्टेंस r डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट मूव करेगा, ये पॉइंट आपका मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, इतना ही डिस्टेंस रहना चाहिए, डिस्टेंस ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो जहां जहां ये मूव करेगा, जहां जहां ये मूव करेगा, यहां मूव करेगा ये, तो वो जो पाथ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सर्कल। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या कहेंगे, सर्कल का सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको क्या कहेंगे हम, रेडियस। ठीक है, अब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं इसकी। तो लोकस निकालना कैसे सिखाया था मैंने आपको, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना उसको क्या मान लेंगे हम, एच के। क्या मान लिया हमने उसको, एच के। और फिर क्या यूज करेंगे, गिवन कंडीशन, एक इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, वही जो लोकस आएगा वही हमारी इक्वेशन हो। चलिए डेफिनेशन यूज करो, एच के का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है बेटा, आर।
तो डिस्टेंस लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, h माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस सॉरी k माइनस y1 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू r। अभी यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है? देखो x1 y1 गिवन पॉइंट है, गिवन चीज ऑलवेज क्या होती है? कांस्टेंट, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होती। और फिक्स डिस्टेंस है तो ये भी क्या है? एक फिक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी नहीं है। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी? रिप्लेस h बाय x k बाय y इज इक्वल टू r स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इस सर्कल की क्या है आपकी इक्वेशन है। सेंटर क्या इसका? यहां से ढूंढ के बताओ मुझे, सेंटर क्या इसका? x1 और y1। रेडियस क्या है इसकी? r। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन मिलेगी तो आपको उसका सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। अगर सेंटर और रेडियस पता है तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले इसी इक्वेशन पे आते हैं। एक सर्कल का सेंटर है -2 3, रेडियस है उसकी 4। इसकी इक्वेशन फॉर्म करो कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो अभी तो बताया था मैंने आपको x माइनस x1 यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट। ध्यान इधर, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? -2 एंड 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस -2 क्या हो जाएगा? प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था? r स्क्वायर। रूट जब कैंसिल किया तो r स्क्वायर 16। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, आपको उसके सेंटर और रेडियस बताने, ठीक है? बताओ, x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसके सेंटर और रेडियस बताओ मुझे एक बार, क्या है? बताओ इसके सेंटर क्या है? x में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ? नथिंग, 0। y में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ? प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस। अरे जो सब्ट्रैक्शन में आता है यहाँ, ठीक है? इक्वेशन में क्या था? x माइनस x1 का स्क्वायर। तो सेंटर में क्या आया था? x1। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो। और इसकी रेडियस क्या है? यहां पे r स्क्वायर था तो क्या आएगी आपकी? √3। अब मैं अगर इस इक्वेशन को ओपन कर देता हूं, तो ये इक्वेशन मेरी आई है, अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं तो आपकी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म चली जाती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आप इक्वेशन को ना ध्यान से देख लीजिए, पूरी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपकी इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग होनी है। अब आपकी पूरी 2D। ये कोई आपसे अगर पूछता है कि ये इक्वेशन किसकी है तो आप क्या जवाब देंगे? कोई बच्चा दे सकता है अभी? किसकी इक्वेशन है ये? इक्वेशन आपकी किसी भी कोनिक की हो सकती है, 2D कोनिक कोई भी है। ये इक्वेशन आपकी सर्कल की भी हो सकती है, ये इक्वेशन आपकी इलिप्स की भी हो सकती है, पैराबोला की भी हो सकती है, हाइपरबोला की हो सकती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। जेईई मेंस में भी नहीं आता, सिर्फ एडवांस में पूछ। ये कोई भी कोनिक हो सकता है आपका, ये कोनिक की इक्वेशन बोलोगे आप इसको। अब ये सर्कल कब होगा? इज अ सर्कल। ये सर्कल कब होगा? इसको आप सर्कल कब कहेंगे? When a इक्वल टू बी, आपका a b के इक्वल होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों सेम रहेंगे। एंड एक कंडीशन और भी है, h इक्वल टू 0। ये जो टर्म है ये नहीं होनी चाहिए, एक्स वाई वाली टर्म जो है ये टर्म नहीं होनी चाहिए, तब वो सर्कल की इक्वेशन बनती है। a इक्वल टू बी होना चाहिए, h इक्वल टू 0। अभी करवा देता हूं मैं पूरी 2D के। ये सर्कल के बाद ये पैराबोला कब होगा? ये पैराबोला होगा व्हेन h स्क्वायर इक्वल टू ab। ये इलिप्स कब होगा? व्हेन h स्क्वायर लेस देन ab। ये हाइपरबोला कब होगा? when h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab। बार बार नहीं लिखवाना पड़ेगा हमें। ये किसी भी कॉनिक की इक्वेशन हो सकती है आपकी। इस पे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। आपको यहां पे p डाल देगा, यहां पे कुछ नहीं डालेगा, इस टर्म को ही हटा देगा कि दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल
व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पी। जैसे यहाँ पे डाल दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इलिप्स का पूछ लिया जाता है, हाइपरबोला का, दिस रिप्रेजेंट इलिप्स, पी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको सिर्फ ये कंडीशन यूज करनी, सीधी वैल्यू आप बता सकते, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है। अब वापस आता हूं मैं, अगर ये काम कर दिया जाए जो इसने कहा, a इक्वल टू क्या ले आते हैं b और h वाली टर्म को हटा देते हैं, तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाती है, देन इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो इस फॉर्म की बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स वाई वाली टर्म को हमने हटा दिया है, a इक्वल टू क्या था b, अगर बाय द वे आपके पास है तो उस a इक्वल टू b से आप क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, a इक्वल टू b से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जो इक्वेशन है ये भी सर्कल की इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है इसको कहेंगे हम जनरल इक्वेशन। अभी जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, व्हेन सेंटर एंड रेडियस गिवन, तो आप सीधी वो इक्वेशन बना सकते हो। अगर आपके पास सेंटर और रेडियस नहीं है तो आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, उससे पहले आप जनरल इक्वेशन को पढ़ लीजिए, और जनरल इक्वेशन में सेंटर और रेडियस कहाँ है वो भी देख लीजिए। ये आपकी जनरल इक्वेशन है। बाय द वे अगर आपके पास मान लीजिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पास कोफिशिएंट मिल जाते हैं, कोफिशिएंट तो सेम मिलेंगे, अदरवाइज तो वो सर्कल होगा ही नहीं। अगर वो कोफिशिएंट है तो पहले उससे आप डिवाइड करोगे। मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन मिल गई, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप इसका सेंटर रेडियस बता सकते हो। इसका जो सेंटर है वो होता है माइनस जी एंड माइनस एफ। अब ये क्या है, माइनस जी का मीनिंग है एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए, यानी माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये आपका सेंटर होता है। और जो रेडियस है, रेडियस आपकी होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी क्या है, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस सी। अब मैं इस इक्वेशन में दोनों चीजें आपसे पूछता हूं, मैं कहता हूं इसका सेंटर और रेडियस बताओ इस सर्कल का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तभी सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं। 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। अब इसका सेंटर देंगे हम, तो इसका सेंटर क्या आएगा, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए, y का जो कोफिशिएंट है माइनस लगा दीजिए और हाफ कर दीजिए, ये इसका सेंटर है। और इसकी रेडियस जो होगी वो होगी जी स्क्वायर, यानी इसके हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर और माइनस सी। सी की वैल्यू -3। सी होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। सी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो भी होगी। तो इसकी रेडियस क्या आएगी हमारी 4 + 9/4 - 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इज इट ओके। यानी सेंटर रेडियस निकालना समझ में आ गया, जनरल इक्वेशन से भी और स्टैंडर्ड से भी। मैं दोनों तरह की इक्वेशन लिखूंगा आपको। जैसे इसका कोई मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका सेंटर बताओ क्या है, 0 0 है। कौन से भी तरीके से देख लो, कंप्लीट स्क्वायर वाली फॉर्म से देख लो या इस फॉर्म से देख लो, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, एक्स वाई है ही नहीं इसमें, तो सेंटर क्या है इसका 0 0। रेडियस क्या होगी इसकी 2, ठीक है।
कांस्टेंट टर्म से पता चल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन पहले समझ आनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स करेंगे, ठीक है, जिसका क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहली फॉर्म लेते हैं हम, दो फॉर्म हम पढ़ चुके, उन दोनों फॉर्म को मैं दोबारा लिख रहा हूं। पहली फॉर्म थी हमारी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म क्या है हमारी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका हमारा सेंटर क्या है, h के, रेडियस क्या है इसकी, r। सबसे पहले तो मैंने ये पढ़ाई आपको। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो भी टर्म्स मिलेंगी वो सारी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में मिलेंगी। इसके अंदर कभी भी x वाली टर्म नहीं मिलेगी और y वाली टर्म नहीं मिलेगी। अगर ये नहीं है x वाली टर्म और y वाली टर्म, तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है आपकी। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में से सेंटर निकालना बहुत इजी होता है और रेडियस निकालना बहुत इजी होता है। निकाल तो हम उससे भी सकते हैं जनरल फॉर्म से, लेकिन बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, जब सेंटर और रेडियस गिवन हो तो हम इसका यूज करेंगे। यूज व्हेन सेंटर रेडियस गिवन। अगर आपको गिवन में सेंटर और रेडियस, सर आपको इक्वेशन बनानी है, तो आप हमेशा इसका यूज करेंगे, जर्नल से नहीं बनाएंगे। ये की पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन करने के तरीके हैं, मैं बार बार बताऊंगा तुम्हें बीच में। सेकंड फॉर्म हमने पढ़ी जनरल फॉर्म। जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है माइनस जी एंड माइनस एफ, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। रेडियस इसकी क्या है, रेडियस है इसकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स पे जाता हूं। नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center lies on x एक्सिस और y एक्सिस। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर या तो x एक्सिस पे लाई करता हो या y एक्सिस। तो पूरी फैमिली बन सकती है बेटा। यहां पे ये x एक्सिस है मेरा, ये y एक्सिस है। एक मैं सिखाऊंगा, एक आपको खुद बनाना है। x एक्सिस वाला मैं सिखा रहा हूं आपको। इस पे कोई भी सर्कल होगा जिसका सेंटर x एक्सिस पे है, तो कहीं भी सर्कल जा सकता है। यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है आपका सर्कल, ठीक है। अगर सेंटर x एक्सिस पे है, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो सेंटर x एक्सिस पे है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हम क्या मानेंगे, h के। तो x एक्सिस पे है तो क्या हुआ, h0। रेडियस r रहेगी, मुझे नहीं पता क्या होगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है हमें। पहला सेंटर के 2 कोऑर्डिनेट और तीसरा हमारी रेडियस। तो इक्वेशन बनाने के लिए 3 वेरिएबल की नीड है, 3 चीजें हमें चाहिए हैं। तो वो हो सकता है तीनों चीजें आपको दे दे तो इक्वेशन सीधी रेडी होगी। 2 चीजें देके एक चीज देने की बजाय कंडीशन देगा। ये कह देगा सेंटर ये है एंड सर्कल पास थ्रू एनी पॉइंट। मैं क्या कहता हूं, मेरी बात को समझिए आप। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 एंड सेंटर -2 -3। एक सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर क्या है, -2 एंड -3 और रेडियस नहीं दी। रेडियस की बजाय ये कहता है कि वो इस पॉइंट से पास होता है। भाई जब आपके पास सेंटर और रेडियस में से कुछ भी गिवन मिल जाए तो इक्वेशन आप हमेशा कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनी, x माइनस है तो क्या हो गया +2, y प्लस 3 स्क्वायर। रेडियस नहीं है, हमने क्या मान ली, r निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, कंडीशन का। कंडीशन क्या है, अपना सर्कल इस पॉइंट से पास होता है। सिंस सर्कल पासिंग थ्रू 1 एंड 2, तो x की जगह 1 रख देंगे, y की जगह 2। x की जगह 1 रखा 3 का स्क्वायर,
y की जगह 2 रखा है, 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 25 प्लस 9 दैट इज 34, आगे आर स्क्वायर रख दो। अब अगले क्वेश्चन में क्या करेगा, तीन चीजें थी, सेंटर के दो कोऑर्डिनेट दिए, रेडियस नहीं दी तो एक कंडीशन दी। अब वो क्या करेगा, रेडियस दे देगा, सेंटर के दो कोऑर्डिनेट गए, आपको ये कहेगा दो कंडीशन दो यूज करो। क्या, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल रेडियस 3 यूनिट, ठीक है। मैं दो कंडीशन की बजाय एक भी दे सकता हूं, मैं पिछली मैंने जो टाइप लिखवाई उसका क्वेश्चन देता हूं। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस, एंड पास थ्रू 2 4, और इस पॉइंट से अपना सर्कल पास होता है। तो एक कंडीशन ये खा गया, हमारे पास क्या है, सिर्फ रेडियस, हमें चाहिए सेंटर के दो कोऑर्डिनेट, तो दो कंडीशन चाहिए ना, दो में से एक यहां लगा दी उसने कि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो सेंटर आप मान लेंगे, सेंटर क्या मानेंगे, H0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस 3 का स्क्वायर 9। निकालना क्या आपको, सिर्फ अब h निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, सिंस सर्कल पासिंग थ्रू 2 4। अब क्या करेगा, तीनों चीजों में से एक भी नहीं देगा और तीनों की तीनों कंडीशंस दे देगा, तीन में से कोई चीज नहीं देगा और तीनों की तीनों क्या दे देगा, कंडीशंस। समझ गए। मैं पहले सारी बेसिक टाइप पे चला जाता हूं, फिर ये क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, यही तो क्वेश्चंस करने हमें। वापस आते हैं हम, तो ये तो होगी सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस है, तो ये होगा सेंटर अगर किस पे चला जाए, वाई एक्सिस पे, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगली लिखता हूं मैं, नेक्स्ट टाइप है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, वाई एक्सिस एट ओरिजिन। एक मैं बनाऊंगा, एक आप खुद बनाएंगे। ऐसे इक्वेशंस की सर्कल निकालनी जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हो। मैंने क्यों सिखा रहा हूं आपको, मैंने पिछली सिखाई तो उसमें एक कंडीशन अपने आप बन जाती है। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उनमें वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0, जो निकालने की जरूरत नहीं है। तो आगे आ जाए, इसको पीछे भेज दे। ये अगर नींद आ रही है तो घर जा सकता है, आगे आ जाओ। अगर एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो आप समझना इसको, ये एक्स एक्सिस आपका, इसको सिर्फ इस पॉइंट पे टच करेगा सर्कल, तो सर्कल कैसा हो सकता है, सर्कल सर ऐसा हो सकता है, ऐसा भी सर्कल हो सकता है। एक ही केस ले लेते हैं इसका, बस ये लीजिए, अगर ये इसको टच करता है एक्स एक्सिस को तो इसका सेंटर गारंटेड है वाई एक्सिस पे जाएगा। बता क्यों जाएगा, वाई, हाँ तो फिर जाएगा क्यों, वाई पे क्यों जाएगा, यहां क्यों नहीं आया सेंटर इसका। ये परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर 10th क्लास में पढ़ा था, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑलवेज पास थ्रू सेंटर, तो सेंटर गारंटी इसका कहां पे जाएगा, वाई एक्सिस। अब देखो तीन में से दो कंडीशन खत्म, कैसे, पहले तो ये क्या हो गया 0 के, और इसकी रेडियस निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी ही तो इसकी रेडियस होगी और इतना ही इसका डिस्टेंस है, और यही इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस भी क्या हुआ, के, तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अगर किसी ने ये कह दिया किसी क्वेश्चन में तो तीन कंडीशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बता दे, चाहे कुछ भी मत दे रखे हो, चाहे सेंटर भी मत दे, रेडियस भी मत दे, बस क्या दे दे, एक कंडीशन, एक ही कंडीशन की जरूरत है, तीन की जरूरत है ही नहीं, इसलिए ये सिखा रहा हूं मैं। समझ आ रहा है। अगर वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा तो गारंटी है
सेंटर कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। अगर ये h 0 है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका h, और यही क्या हो जाएगी रेडियस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। नेक्स्ट, टचिंग बोथ एक्सिस। अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी। एक ही सर्कल बना दो, फैमिली बनाने की जरूरत नहीं है। लीजिए सर्कल दोनों एक्सिस को अगर टच करता है तो भी आपको 3 की नहीं सिर्फ एक कंडीशन की जरूरत। कैसे, अगर मैं इसका सेंटर कुछ भी लूं तो उसके कोऑर्डिनेट यही तो होंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है रेडियस, और ये डिस्टेंस भी क्या है रेडियस। तो सेंटर भी क्या हुआ आर एंड आर। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिर्फ एक चीज चाहिए मुझे, कुछ भी दे दे, या तो कंडीशन दे दे या रेडियस दे दे। कंडीशन दे दे कोई भी, मैं उससे कर लूंगा क्वेश्चन। आपको ये कहेगा पेपर में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट। रेडियस नहीं दी, एक पॉइंट से पास होता है, ये इक्वेशन मानी, पॉइंट से पास करवा दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी रेडियस की, वापस रख। कुछ भी दे दे, कंडीशन देनी चाहिए मेरे को बस। लेकिन इसमें भी 4 इक्वेशन बनेंगी बेटा आपकी। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करता है तो ही ये सेंटर आएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेंटर क्या आएगा। ये डिस्टेंस तो आर और आर है, लेकिन कोऑर्डिनेट तो माइनस आर और आर होंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस आर का स्क्वायर वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर यही थर्ड के अंदर आया तो दोनों के दोनों डिस्टेंस तो आर है, बट कोऑर्डिनेट तो माइनस आर और माइनस आर होंगे सेंटर के। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस आर का स्क्वायर वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल। और अगर फोर्थ में होगी ये आर, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कैसा होगा नेगेटिव। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चारों इक्वेशन तो आपको किस क्वाड्रेंट की देता है। अगर क्वाड्रेंट का जिक्र करे तो आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग जाएगा, क्वाड्रेंट का जिक्र ना करे तो चारों आंसर आपको देने, चारों पॉसिबल। डन, समझ आ गई इक्वेशन। अगले टाइप पे चलो, नेक्स्ट है डायमीट्रिक फॉर्म। वैसे इसकी जरूरत है नहीं, फिर भी बता देता हूं। डायमीट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन है व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन। डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स दे देता है तो उसकी इक्वेशन निकालना सीधा है। अब मैं ये कहूंगा कि मेरे को जरूरत क्या है, मेरे पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दूंगा, क्या आ जाएगा सेंटर, और डिस्टेंस निकाल दूंगा, क्या आ जाएगा रेडियस। मैं उसी से ना काम कर लूंगा। फिर भी आपको शॉर्टकट के लिए यूज करना है तो इसकी इक्वेशन रहेगी एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ये डायमीट्रिक फॉर्म है सर, व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन। ठीक है, बोलो। इसके बाद चलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म पे। पोलर फॉर्म में वैसे एनडीए के अंदर इसका यूज नहीं होता, बाय द वे जेईई के क्वेश्चन डालने लग जाए तो हमें यूज करना ही करना पड़ेगा। ये क्या काम आती है, पैरामीट्रिक फॉर्म किसी भी कर्व की होती है बेटा। ये क्या काम आती है, उस कर्व पे कभी कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, कभी भी कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, या फिर जब आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सोल्व नहीं हो सकती तो उसको ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें चेंज करना हो तो पैरामीट्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक से ट्रिग्नोमेट्री में जाने के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करते हैं, या फिर पॉइंट एज्यूम करने के लिए पैरामीट्रिक, या उस लास्ट डे मैंने लेक्चर में बताया भी था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जब हमें चाहिए तो अलजेब्रिक से नहीं निकल पा रही तो ट्रिग्नोमेट्री से पॉसिबल होती है तो हम पैरामीट्रिक का यूज। ये है बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सेंटर 0 0 लेके चल रहे हो या सेंटर h के लेके चल रहे हो। मोस्टली क्वेश्चन 0 0 से होते हैं।
तो सर्कल की इक्वेशन रहेगी पैरामीट्रिक, डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़ा आपने, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अरे पैरामीट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं? व्हेन x एंड y बोथ वेरिएबल आर पैरामीट्रिक टू सम थर्ड वेरिएबल। जैसे x और y दोनों थर्ड के पैरामीट्रिक होंगे। पॉइंट किस फॉर्म में होता है? कोई भी पॉइंट होता है किसी भी कर्व पे, वो किस फॉर्म में होता है? एक्स वाई। तो यही तो पॉइंट है। x इज इक्वल टू, अगर सेंटर 0 है तो r cos थीटा एंड r sin थीटा, और अगर सेंटर h के है तो x इज इक्वल टू h प्लस r sin r cos थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। मैं समझा ही देता हूं आपको। ये सर्कल मान लीजिए मैंने सेंटर 0 0 पे लिया, तो इस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो, इसको सेंटर से ज्वाइन करो, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये एंगल क्या आया है? थीटा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है। मेरा अगर ये पॉइंट एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस मेरा y होगा और ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा? x होगा या नहीं होगा? तो ये रेडियस है मेरी ओपी, है या नहीं? तो मेरी क्या वैल्यू आई अगर मैं x बाय आर करूं? x बाय आर तो क्या आएगा? कोस थीटा। और y बाय आर करूं तो क्या आएगा? साइन थीटा। तो x क्या आएगा मेरा? x क्या आया? x की वैल्यू r कोस थीटा, और y की वैल्यू क्या आई? r साइन थीटा। इन्हीं को बोलते पोलर कोऑर्डिनेट्स। मान लो आपको पॉइंट एज्यूम करना है किसी सर्कल पे, अगर सेंटर 0 0 है तो पॉइंट ये मानेंगे आप, और अगर सेंटर h के है तो पॉइंट ये मानेंगे आप। समझ गए? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया ना? पॉइंट एज्यूम करना है तो इस फॉर्म में एज्यूम कर। चलो आगे चलिए, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिक के, ठीक है। एक चीज और कर लेते हैं पहले। इंटरसेप्ट ऑफ ए सर्कल ऑन x एक्सिस ऑन y एक्सिस। कोई सर्कल है, इसका अगर कोई ये पूछने लग जाए कि x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, ये डिस्टेंस, नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट, आई से इंटरसेप्ट, तो ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो ये डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट। ये अगर निकाल, बहुत सिंपल है। निकालने का तरीका सीधा लिख दूं या समझाऊं कहां से आया? मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, आपको ये डिस्टेंस निकालना, तो आप ये दोनों पॉइंट निकाल लीजिए कि एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगा। कहां पे काटेगा? जहां पे y 0 होगा। y को 0 करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाए? एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या है? माइनस जी प्लस माइनस रूट, सॉरी बी 2g माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। तो x की वैल्यू क्या है बेटा? यहां से 2 कॉमन लेके काट देंगे, माइनस जी प्लस माइनस जी स्क्वायर माइनस सी बाय 2। इज इट ओके? तो एक पॉइंट तो ये आ जाएगा माइनस जी प्लस ये जी स्क्वायर बाय, सॉरी रूट तो कैंसिल हो गया आपका। ये पॉइंट तो क्या आ जाएगा? माइनस जी प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ये पॉइंट आ जाएगा माइनस जी माइनस रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अब इन पॉइंट से आपको ये डिस्टेंस पता चल गया, ये डिस्टेंस कितना है? माइनस जी प्लस, और ये डिस्टेंस कितना? माइनस जी माइनस। दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा, तो ये जी कैंसिल हो जाएगा आपका। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐड करेंगे तो माइनस जी माइनस 2g ये कटेगा। अरे भाई सिंपल सी चीज है, ये पॉइंट है 4, एक्स कोऑर्डिनेट इसका बता रहा हूँ 4, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -3। इसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा डिस्टेंस। एक मत कह देना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वे में, तो इसको पॉजिटिव लेके चलना है। तो ऐड करोगे तो जी कैंसिल होगा क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है?
2√g² माइनस सी। इक्वेशन में से g आपको पता है क्या होता है, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, और y एक्सिस पे निकालोगे तो ये आएगा 2√f² माइनस सी। बस समझ आ गया ना। ये तरीका अगर आपको याद है, ये भूल भी जाओ तो इससे कर सकते हो आप क्वेश्चन। एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, जहाँ y कोऑर्डिनेट, y को कहाँ पे काटेगा, जहाँ x कोऑर्डिनेट। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आएंगे इसमें। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, find the equation of circle passing through 2 3 4 5. Find equation of circle passing 2 3 4 5. Center lies on, सेंटर आपका लाई करता है y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको ना सेंटर दिया ना रेडियस दी। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उनमें क्या था, या तो सेंटर दे था रेडियस की कंडीशन, या रेडियस दे दी सेंटर की, दो कंडीशन। अब क्या है, सारी कंडीशन, कोई भी ना सेंटर है ना रेडियस है। तो कैसे करोगे? अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से मत जाना। जब आपको ना सेंटर है ना रेडियस है तो इक्वेशन वो मत मानना x माइनस एच का स्क्वायर। अब आप जनरल इक्वेशन मान लो। लेट इक्वेशन क्या मान ली हमने, जनरल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्या मान ली, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कितनी चीजों की वैल्यू चाहिए हमें, 3। इस इक्वेशन में वो 3 चीजें कौन सी हैं, g f एंड c। ये 3 चीजें निकल गई तो मेरा काम हो जाएगा। 3 चीजों के लिए कंडीशन भी कितनी है, 3। एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, पहले पॉइंट ही रख देते हैं। सिंस, अभी मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूं आपको। सिंस आवर सर्कल पासिंग थ्रू 2 3 एंड 4 5, तो ये मस्ट सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, x की जगह 2 तो ये हो गया 4g, y की जगह 3 तो ये हो गया 6f प्लस c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन रेडी। फिर रखेंगे 4 5, x की जगह 4, y की जगह 5। बताओ मेरी समझ आया या नहीं? इसका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, ये तो सेंट्रलाइज ऑन दिस है, आपको तीसरा भी पॉइंट ही दे दे, थर्ड भी इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट ही दे दे आपको। समझ रहे हो ना? क्लियर है? मैं आपको कितने तरीके सिखाऊंगा वो समझते जाना आप। अब इसके अंदर थर्ड पॉइंट नहीं है, सेंट्रलाइज ऑन द लाइन है। पहले इन दो को सोल्व करके किसी एक वेरिएबल को आप खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो। इसको खत्म करना इजी है, सी को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 13 माइनस 41, सीधा घटा दो यार, 13 घट गए, कितना बचेगा, माइनस के 28। बोलो भाई, 4g में से 8g गया, माइनस 4g माइनस का 4f c कैंसिल इक्वल टू 0। इसको प्लस कर लो भाई, 4g या 4 से भी काट दो, माइनस 4 से काट दिया तो ये आ गई g प्लस f प्लस 7 इक्वल टू 0। एक कंडीशन रेडी है भाई। एक और चाहिए मुझे, जब g और f सोलो, उसके लिए कहाँ जाएंगे हम, सेंटर पे। आपका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, तो फिर वही बात, जब हमारा ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा था तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया ना। जब हमारा सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो जो सेंटर होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। इस सर्कल का सेंटर कौन है भाई, हमारा सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। इस सर्कल का सेंटर कौन है, अरे यार कितनी देर से तो बात होने लग रही, सेंटर कौन है इसका, माइनस जी एंड माइनस एफ, यही तो है इसका सेंटर। ये किस पे लाई कर रहा है आपका, इस लाइन पे, y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y की जगह रख दो माइनस एफ और x की जगह रख दो माइनस जी प्लस 3 इक्वल टू 0। एक कंडीशन ये रही, एक और कर दे, g प्लस एफ प्लस 7, तो f प्लस जी प्लस 7 इक्वल टू 0। लगाओ एलिमिनेशन मेथड, ऐड कर दे 5g
प्लस 10 इक्वल टू 0। जी की वैल्यू कितनी आ गई -2, जी की वैल्यू -2 यहाँ रख दो, एफ की वैल्यू आ गई -5 और एफ की वैल्यू यहाँ रख दो, किसकी आ जाएगी सी की, तीनों उठा के इसमें रख दो, दैट इज योर। समझ आ गया नहीं आ गया? तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है भाई। सेंट्रलाइज ऑन था, अगले में कह देगा कि पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, तीसरा भी पॉइंट ही दे देगा, तो एक और ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। एक बार इन दो में से सी खत्म कर लेंगे, एक बार उन दो में से सी खत्म कर लेंगे, जी और एफ की दो तैयार हो जाएंगे, दोनों को सोल्व करेंगे। तो शॉर्टकट भी हमारे पास डिटर्मिनेंट का यूज करके, मैं ज्यादा शॉर्टकट क्रैश कोर्स में लिखवा नहीं सकता, नहीं तो फिर उसमें आउटपुट आने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो हम जेई में यूज करते हैं ना शॉर्टकट्स, अगर मैं वो सारे लिखवाऊंगा ना तो आउटपुट कम आएगी, क्योंकि शॉर्टकट में ध्यान रखोगे तो कॉन्सेप्ट भूलोगे, और कॉन्सेप्ट भूलोगे तो क्वेश्चन एट द टाइम पेपर में बैठ के अगर आपके माइंड से कुछ स्किप होता है तो क्या चीज आपका साथ देती है, बेसिक कॉन्सेप्ट। वो अगर याद है तो एक तरीके से नहीं अप्रोच कर रहे तो दूसरे तरीके से जाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज मच बेटर देन एनी शॉर्टकट। वो जब काम आता है जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, तो फिर आप शॉर्टकट्स पे जाओ टाइम बचाने के लिए। उसको बोलते हैं स्मार्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है हार्ड लर्निंग। हार्ड वर्क जब तक नहीं हो, स्मार्ट वर्क कोई काम नहीं करता। स्मार्ट वर्क हमेशा रिजल्ट अप करने के लिए काम आएगा, लेकिन वो जब काम आएगा जब आपका हार्ड वर्क आपने कंटिन्यू किया है। विदाउट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की कोई वैल्यू ही नहीं है, एग्जिस्टिंग ही नहीं है। दोनों चीजें जरूरी हैं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है रिजल्ट बढ़िया लेके आने के लिए। स्मार्ट वर्क अगर नहीं करोगे आप तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन वो जब भी कामयाब है जब आपने हार्ड वर्क किया हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए बेटा। आगे चले भाई, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है टॉपिक आपका पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट ए सर्कल। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। कोई पॉइंट यहां पे शॉर्टकट काम चल जाएंगे। सर्कल के बाहर होगा, सर्कल के ऊपर लाई करेगा या सर्कल के अंदर लाई। सर्कल जो है उसकी इक्वेशन को हमने नाम दे दिया बेटा एस। क्या नाम दे दिया है? एस। मैं कुछ नोटेशन लिख रहा हूं यहां पे, वो नोटेशन आपने ध्यान रखनी है। S1 का मतलब होता है पुट पॉइंट इन सर्कल। पुट पॉइंट इन सर्कल। अगर उस सर्कल के अंदर उस पॉइंट को पुट कर दूंगा तो मैं उसकी नोटेशन क्या दूंगा? S1। किसी ने कोई पॉइंट कहा कि x1 y1 कोई पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल से बाहर। अब 9th क्लास के तरीके से भी देख सकते थे, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस देखते, अगर वो रेडियस के इक्वल है तो सर्कल पे लाई करेगा, रेडियस से ज्यादा है तो बाहर गया, रेडियस से कम है तो अंदर। लेकिन नहीं, यहां आपसे क्वेश्चन उस तरीके के नहीं पूछे जाएंगे, यहां वेवी कर्व मेथड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कैसे पूछे जाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। आपको क्या करना है, वो पॉइंट सर्कल के अंदर पुट कर देना है। पुट करने के बाद अगर पॉजिटिव आंसर आया तो आउटसाइड लाई करेगा, अगर नेगेटिव आंसर आया तो इनसाइड लाई करेगा, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो ऑन द सर्कल लाई करेगा। ये हर कर्व के लिए है भाई, आपके लिए। पैराबोला में भी यही रहेगा, इलिप्स में भी यही रहेगा, ठीक है, हाइपरबोला में भी यही रहेगा। बस उसका रीजन पता होना चाहिए। सर्कल का तो सबको पता है, ये इनसाइड होता है। हाइपरबोला का इनसाइड क्या होता है वो पता होना चाहिए, इनसाइड कौन सा होता है, बीच वाला होता है उसमें, अंदर वाला नहीं होता। इलिप्स का भी सबको पता है, पैराबोला का भी सबको पता है। एक हाइपरबोला में थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी, सबका तरीका यही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा आपसे? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक सर्कल दे देगा, ठीक है, सर्कल दिया आपको, x² प्लस y माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कोई सर्कल है। फाइंड रेंज ऑफ अल्फा, द रेंज ऑफ अल्फा इफ, इसको थोड़ा सा ठीक ही रख लेते, y-3 का स्क्वायर ले लिया।
फाइंड रेंज ऑफ अल्फा इफ अल्फा एंड 3 अल्फा लाइज, अल्फा -1 एंड 3 अल्फा लाइज इनसाइड सर्कल। अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो अल्फा की रेंज बताओ क्या। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ, कैसे करना है इसको सोल्व, बस ये मेथड यूज करना आपने और फिर वेवी कर्व लगा दे। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा है, कोई एरर भी हो सकता है। ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर अगर लाई कर रहा है तो S1 इज लेस देन 0। S1 का मतलब पुट द पॉइंट इन द सर्कल, कर दो भाई सर्कल में पुट x स्क्वायर अल्फा -1 का स्क्वायर y -3 यानी 3 अल्फा -3 का स्क्वायर। भाई सर्कल की इक्वेशन में s हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए भाई, s इक्वल टू 0, इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए किसी भी कर्व की हो, यानी उधर कांस्टेंट है तो पहले उसको इधर लेके आएंगे, यानी -4 इक्वल टू 0, इक्वेशन अब बनी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि कहाँ लाई कर रहा था। सिंप्लीफाई करो बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा, 3 का स्क्वायर 9 बार निकाल देते हैं, अल्फा -1 का स्क्वायर है, ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा, -4 लेस देन 0, तो 9 और 1 10 अल्फा स्क्वायर माइनस के 18 अल्फा माइनस के 2 माइनस के 20 अल्फा, 1 और 9 10, 10 में से 4 गया 6 लेस देन 0, 2 से काट दो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 3 लेस देन 0। अब किसका यूज करेंगे, वेवी कर्व मेथड। 5 3 15, वैसे इसके फैक्टर हो ही नहीं रहे क्योंकि मैंने पहले ही कहा था रैशनल फॉर्म में आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, गलत है नहीं। बी स्क्वायर 4 5, ठीक है, रूट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, वेवी कर्व मेथड। किस किस को नहीं आता, लास्ट डे सिखा के भी गया था मैं, वेवी कर्व मेथड नहीं आता के बगैर तो सारा ही पंगा हो जाएगा भाई। अगर वेवी कर्व मेथड किसी को नहीं आता तो आप ये मानो कि जहां भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक में सोल्व करूंगा, इनइक्वालिटी जितनी भी मैं सोल्व करूंगा सारी इनइक्वालिटीज उठ जाएंगे आपको। बगैर वेवी कर्व के इनइक्वालिटीज सोल्व करना इजी नहीं है। चलिए एक सेशन स्पेशली लेंगे वेवी कर्व मेथड के 10 मिनट, अभी मैं सर्कल पूरा करना है तो अभी मैं नहीं समझ, ठीक है। वेवी कर्व मेथड कल आपको फाइनली जरूर करवाएंगे क्योंकि वो बेसिक मैथ, उसके बगैर हमारा क्लियर है। वेवी कर्व मेथड से सोल्व करेंगे, वो हम कल सिखा देंगे आपको कैसे सोल्व करना है, और आपकी अल्फा की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। मैं तो एओडी में मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी वेवी कर्व मेथड से करवाता हूँ, 1 मिनट में उठ जाता है क्वेश्चन। चलो समझ क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक है इसका हमारा, पोजीशन ऑफ 2 सर्कल, पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स की पोजीशंस देखनी है। इसमें भी रेंज जैसे अल्फा की ही पूछी कि 2 सर्कल्स, पहला केस इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, दूसरा केस टचिंग सर्कल्स हो, तीसरा केस इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, तो हमारा हो गया ना नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग। तो पहला केस हम इसी का लेते, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टच। 2 सर्कल है बेटा, ऐसा कब होगा कि वो ना तो इंटरसेक्ट करे और ना ही टच करे। ये है बेटा एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये ना तो इंटरसेक्ट करते ना ही टच। 2 सर्कल हैं तो उनके सेंटर को मैं डिनोट करूंगा C1 और C2 से, रेडियाई को डिनोट करूंगा R1 और R2 से। 2 सर्कल है तो ये पहले का सेंटर है C1 C2, ठीक है। आप क्या करेंगे, C1 C2 निकालेंगे सबसे पहले। C1 C2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ये अगर R1 प्लस R2 से ग्रेटर आ गया, R1 प्लस R2 से ग्रेटर आ गया, दोनों की रेडियस के सम से उनके सेंटर का डिस्टेंस ज्यादा है, तो आपके सर्कल्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच। क्वेश्चन क्या पूछेगा, अभी जैसे पॉइंट वाला पूछा था ऐसे ही पूछेगा। 2 सर्कल की इक्वेशन दे देगा आपको, उसमें कहीं कोई अल्फा डाल देगा, ये कहेगा सर्कल्स नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टच, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ अल्फा, अल्फा की रेंज निकालो। वहां भी वेवी कर्व यूज होगा,
रेंज ऑफ अल्फा के लिए आप ये यूज करोगे, सोल्व करोगे तो अल्फा की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा। वैसे जेई के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां पे दूसरी चीज क्या पूछता आपसे, एनडीए के अंदर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछ लेता है यहां पे कि इनके दो सर्कल की इक्वेशन दे देगा आपको, ये बताओ इनके कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। पहले आप उन सर्कल्स को चेक करेंगे, वो सर्कल इंटरसेक्ट करते, टच करते, या फिर ना टच करते ना ही इंटरसेक्ट करते। उसके बाद ही आप बता पाओगे कि उनके कितने कॉमन टेंजेंट। तो पहले चेक करना आप, अगर ये केस बन गया तो कॉमन टेंजेंट कितने होंगे आपके, 4। इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये दो ये भी होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो 4 कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, दूसरा है टचिंग सर्कल्स अगर होंगे तो यहां पे 2 केस बनेंगे, एक्सटर्नली टच करें या इंटरनल टच करें। एक्सटर्नल टच करें या इंटरनल टच करें। अगर एक्सटर्नली टच करते हैं ये केस बनेगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो C1 C2 इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 के। ये देख लीजिए, C1 ये C2, इन दोनों का सम R1 प्लस R2 के इक्वल होगा, तभी वे इंटरनल एक्सटर्नल टच। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? नोट तो आप बाद में भी कर सकते हो, समझ लो एक बार, है ना, तभी टच करें। इसमें कॉमन टेंजेंट कितने होंगे बेटा? कॉमन टेंजेंट होंगे बेटा यहां 3। कितने होंगे? 3। 1 2, कितने होंगे? 3। हम इनकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो एनडीए के अंदर नहीं पूछेगा भाई, वो तो जेई के काम। ठीक है, 3 दिन का टॉपिक तो यही बन जाएगा, कल एक दिन में समझ गए। 3 अगर इंटरनली टच करते हैं तो इक्वेशन बन, देखो ये सर्कल, एक ये इंटरनल टच, ये C1 है, तो कंडीशन बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसी की होती है, C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस। अब मुझे ये नहीं पता बड़ा कौन है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर R2 बड़ा हो गया तो नेगेटिव आंसर नहीं आ जाएगा, इसीलिए मॉडुलस लिया। यहां पे कॉमन टेंजेंट सिर्फ एक ही होगा। कॉमन टेंजेंट क्या होगा? समझ गए कंडीशन? और अब लास्ट कौन सी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग अगर है तो ये है बेटा, एक ये हो गया और एक क्या हो, इंटरसेक्टिंग सर्कल जब आते व्हेन C1 C2 लेस देन हो R1 प्लस R2 से और ग्रेटर देन हो R1 माइनस R2 से। लेस देन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर देन R1 माइनस R2, दोनों कंडीशन होल्ड करे तभी इंटरसेक्ट। अगर सिर्फ इससे लेस देन हो जाए तो सर्कल बहुत अंदर भी जा सकता है, इससे ग्रेटर भी रखना तभी तो काटेगा, नहीं तो सर्कल इसके अंदर ही ना चला जाएगा। समझ गए चारों कंडीशन? समझ में आ गई इंटरसेक्शन? इसमें कॉमन टेंजेंट होते हैं बेटा 2। कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? 2। इसकी एक खास चीज और है बेटा, जिससे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। एक होती है अपनी कॉमन कोड। क्या होती है? कॉमन कोड। सुनिए, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो इसको कहते हैं कॉमन कोड। इसमें 9th क्लास का भी क्वेश्चन बन जाता है। जो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन होती है वो कॉमन कोड पे ऑलवेज परपेंडिकुलर भी होती है और उस पे बाइसेक्ट भी करती है। C1 C2 ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। ये कॉमन कोड को हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। एक रिजल्ट और, इस कॉमन कोड की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, इसकी कॉमन कोड की इक्वेशन बता सकता हूं मैं आपको। ये भी जेई का रिजल्ट शॉर्टकट दे दूं,
सीधा सा शॉर्टकट है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, छोटा शॉर्टकट S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दो सर्कल है, एक S1 है, एक क्या है S2। पहले की इक्वेशन में से दूसरे की सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 0 आपकी कॉमन कोड की इक्वेशन। क्लियर है भाई, समझ आ गया बेसिकली। क्वेश्चन देखें इसका एक, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक रहेगा, चेंज कर ली x माइनस। ये दो सर्कल है बेटा, हमें निकालना फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कोड। इनकी जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ बताओ क्या होगी। कॉमन कोड की लेंथ बतानी हमें। देखना बेटा, पहले अगर हमें कॉमन कोड की इक्वेशन निकालनी हो तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक बार इस सर्कल का सेंटर बताना क्या है। इस सर्कल का सेंटर क्या है, -1 एंड -3। अब दूसरे सर्कल का सेंटर बताना क्या है, 2 एंड 1। ठीक है, बोलो। मुझे इसकी लेंथ चाहिए, मैं इसकी इक्वेशन तो आपको बता सकता हूं। इसकी इक्वेशन क्या होगी बता सकते हैं ना। आप एक चीज ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस मेरे पास निकला है, ये डिस्टेंस मेरे पास है ही, रेडियस इसकी। ये डिस्टेंस अगर मैं बताना चाहूँ तो कितने तरीके यूज कर सकते हो। अगर मैं इक्वेशन निकालूं इसकी, भाई मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। कि कॉमन कोड की इक्वेशन क्या होगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दिस माइनस दिस करोगे ये आ जाएगा 6x, इसमें से घटाओगे प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कॉमन कोड की इक्वेशन है भाई। अब इसका यूज करके आप लेंथ कैसे निकाल सकते हो, सोच के जवाब दो। 4-5 तरीके हो सकते हैं, आप कौन सा यूज करोगे ये मुझे बता। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ आप। पता नहीं कितने तरीके हो सकते हैं, देखो सोच के देखो। इसकी इक्वेशन आने से मुझे क्या फायदा होता है, मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता सकता हूं। ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा, ये और अभी थोड़ी देर पहले बता के आता, ये क्या करती इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो बाय पाइथागोरस मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, मैं इसका क्या कर लूंगा डबल। तरीका नंबर 1, बताओ समझ आया नहीं। आप सर्कल के एंगल से भी जा सकते हो, सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल सकते हो। इस लाइन को और इस सर्कल को सोल्व कर दो, एक को किसी को भी, आपको ये पॉइंट नहीं पता चल जाएगा। पॉइंट से डिस्टेंस पे जा सकते हो, लेकिन सबसे इजी तो यही रहेगा। मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। और मुझे इसका सेंटर पता है, चाहे इसका ले लो चाहे इसका, किसी का भी मर्जी आपकी। मैं इसका यूज करूं, इसका सेंटर है 1 2, तो 1 2 से इस पे परपेंडिकुलर डालूं। ठीक है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया क्या कह रहा हूँ। ये डिस्टेंस पता चल जाएगा यार,
पागल बना, ये डिस्टेंस निकाल लें भाई। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, लास्ट चैप्टर में समझाया था ना, क्या आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c पाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 8 3 11 और 3 14 बाय में 5। बताओ समझ आया नहीं? ये डिस्टेंस है मेरा 14 बाय 5। ये इसकी क्या है? रेडियस। रेडियस निकालो इस वाले सर्कल की, इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ये तो प्लस क्या होगा? 6। कितनी आ गई? रूट 11। अब ये निकाल सकता हूं, पी क्यू कॉमन कोड थी, एस इसका मिड पॉइंट माना हमने, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर माइनस 14/5 का स्क्वायर। 11 माइनस 14 का स्क्वायर 256, सॉरी 196 बाय में 25। तो ये हो गया हमारा 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27 माइनस 196 बाय में 25। तो ये आ गया 75 और 4 79/25। इसका क्या हो जाएगा? रूट। आ गया आपकी पीएस, और इसका क्या कर देंगे? ट्वाइस। आ गया समझ में? नहीं आया तो एक एक क्वेश्चन मैंने हर टॉपिक का करवा ही दिया। और सर्कल के वैसे और कोई यूज होता है तो मुझे बता सकते हो, और कोई टॉपिक आपको वैसे जेई के अंदर तो बहुत लंबा, एनडीए के अंदर यहाँ से पूछा जाता है। जनरली इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, इक्वेशन है तो उसके सेंटर और रेडियस, और अगर कंडीशन है तो कैसे यूज करनी, ये सबको पता होना चाहिए, और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है।